कल मैंने आपको निर्यात संवर्धन के बारे में कुछ समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर के, कि हम हमारे निर्यातों को बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमारे निर्यात जो है वो उतना अधिक नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है निर्यात कट्टर प्रतिस्पर्धा, कि हमारा जो कंपटीशन होता है एक्सपोर्ट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और कुछ ऐसी कमोडिटीज़ है जिसमें हमें बहुत हाई लेवल का कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि चाय का है तो चाय में हमें श्रीलंका के साथ करना पड़ता है। जूट का लें तो वहाँ कंपटीशन है, हमारा चीन के सूती कपड़े का लें तो वहाँ कंपटीशन है। तो बहुत सी ऐसी ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ है जिसको हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्कर में ब्राज़ील के साथ है। तो जो कंपनी जिसमें हाईएस्ट इसका प्रोडक्शन होता है, जैसे जूट को ले तो हमें बांग्लादेश के साथ इसका कंपटीशन करना पड़ता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी रैंकिंग जहाँ फर्स्ट लेवल की है वहाँ जा कर के उनके प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट में जब इंटरनेशनल मार्केट में हम सेल करते हैं तो उनका प्राइस लेवल लोअर और क्वांटिटी हाई होती है, क्वालिटी हाई होती है, और हमारा प्राइस हाई और क्वालिटी थोड़ी सी लोअर होने की वजह से हम निर्यातों में जो है वो प्रतिस्पर्धा में ठहर नहीं पाता हमारा प्रोडक्ट। और जब तक हम प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर पाएंगे तब तक हमारा जो है वो निर्यात नहीं बढ़ेगा। सेकेंड आता है विकसित राष्ट्र में उदार दृष्टिकोण का अभाव, कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने जो है एक लिबरलाइज जो है नेचर उसको फॉलो नहीं कर रखा है, एक उदार दृष्टिकोण को अडेप्ट नहीं कर रखा। एवरी टाइम उनका जो रवैया रहता है हमसे जब वो इम्पोर्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशंस फिक्स करते हैं कि वो कंडीशंस हमारे लिए थोड़ी सी टाइट या स्ट्रांग हो जाती है जबकि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रवैया है, उनका ओपिनियन जो है उसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इतना जो है प्रमोट नहीं हो पाता है, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा टाइट वो हमसे इंपोर्ट करते समय फिक्स कर देते हैं। उसके बाद है भारत में उच्च मूल्य स्तर पर बढ़ती उत्पादन लागत, कि इंडिया में जो है हमारे यहाँ प्राइस लेवल कंटिन्यूस हाई होते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा कि किसी भी कमोडिटीज़ का कोई प्राइस गिरा हो। तो प्राइस लेवल जो है वो कंटिन्यूस हाई हो जाते हैं और जब हाई प्राइस लेवल पर हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हाई प्राइस में भी उसकी डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा हाई नहीं हो पाती, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस इफ द प्राइस, अगर हमारे प्राइस जो है वो ज़्यादा होंगे तो हमारी डिमांड जो है वो हाई नहीं हो पाएगी। तो ये भी वजह है कि एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो पाता है। जब तक हम मूल्य स्तर को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक यहाँ कोई संभावना नहीं है। उसके बाद आंतरिक मांग में वृद्धि, की हमारी खुद की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, 131 करोड़ की आबादी के साथ जो भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और कंटिन्यूस हाई टू हाई होती जा रही है। तो इंटरनल डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन होता है एटलीस्ट उसका कोई भी सरप्लस है मार्केट में नहीं बचता। जितना भी प्रोड्यूस होता है उसकी डिमांड जो है वो इंडियन इकोनॉमी में ही कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से भी सरप्लस नहीं बढ़ता और एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कट्टर राष्ट्रवाद व संरक्षण की नीति, की बहुत सी इकोनॉमी है वो इस स्टाइल की है कि उन्होंने प्रोटेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है। तो प्रोटेक्शन पॉलिसी में क्या होता है, नो आउट गोइंग एंड नो इनकमिंग, इट मीन्स नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, ना तो वहाँ किसी तरह का कोई इम्पोर्ट होगा ना वहाँ कोई एक्सपोर्ट होगा। तो ऐसी जो क्लोज इकोनॉमी होती है जिन्होंने प्रोटेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है उनके साथ फिर ट्रेड हमारा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्री को एक क्लोज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रखा है। वहाँ किसी भी स्टाइल का हमारा माल ना तो वहाँ जाएगा और जो वहाँ एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है न वो बाहर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में एक्सपोर्ट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और जब मिड टाइम पीरियड था उसमें बहुत सी इकोनॉमी ने ऐसा कर रखा था और रिसेंट टाइम में भी बहुत सी इकोनॉमी ऐसी है जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा है, जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो खाइए, किसी भी प्रकार का इम्पोर्ट वो बाहर से नहीं करते हैं। तो ऐसे में भी फिर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है क्षेत्रीय गठबंधनों की बढ़ती प्रवृत्ति, की यहाँ जो है एक रीजनल लेवल पर जो है ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर्मुलेट होता है, जैसे साफ्टा है, नाफ्टा है, ईयू है, ओसीडी है, ओसीएस है, बहुत सी ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत से क्षेत्रीय गठबंधन हो गए जो पर्टिकुलर अपने सेक्टर में काम करते हैं। अब इसमें जिन जिन कंट्रीज जो इसकी मेंबर है एटलीस्ट ये उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे। जैसे आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, बहुत सारे आपके जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके बहुत सारे ऐसे जो है क्षेत्रीय गठबंधन है। तो उन क्षेत्रीय गठबंधनों में ये प्रॉब्लम है बेसिक की उस रीजन में जो जो मेंबर कंट्रीज आ रहे हैं जिन्होंने उस संगठन की मेंबरशिप ले रही है उनका ट्रेड ऑलमोस्ट उन्हीं के साथ लिबरल कंडीशन पे होगा। अगर वैसे तो वो आउटसाइड ट्रेड करते ही नहीं है और करेंगे तो कंडीशन बहुत ज़्यादा टाइट जो है वो होगी। तो ये जितने ज़्यादा क्षेत्रीय गठबंधन बढ़ते जा रहे हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में इंडियन इकोनॉमी को उतनी ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम हर एक की तो मेंबरशिप
नहीं ले सकते। उसके बाद है कच्चे माल व आधुनिकीकरण की समस्या कि एक बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ जितना भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हम प्रिपेयर करते हैं एटलीस्ट उससे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, और एग्रीकल्चर की कंडीशन इंडिया में कैसी है वो आप सभी जानते हो कि रॉ मटेरियल की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। मानसून बेटर हुआ तो सप्लाई अच्छी होती है, मानसून नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं होती है। तो जब तक रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं होगी तब तक जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, और प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेकंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मॉडर्नाइजेशन की, कि हम ऑब्सोलेटेड टेक्निक यूज़ करते हैं, आउटडेटेड टेक्निक यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल टेक्निक से जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है वो मॉडर्न टेक्निक के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं इंफीरियर होता है, और उसकी डिमांड इनसाइड द कंट्री भी क्रिएट नहीं हो पाती है, तो आउटसाइड द कंट्री उसकी डिमांड जो है क्रिएट करना बहुत इम्पॉसिबल जो है वो हो जाता है। तो इस वजह से भी आधुनिकीकरण जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम, आधुनिकीकरण की समस्या की वजह से हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, हम मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फैशन रुचि व मांग के अनुरूप बदलाव की समस्या, कि यहाँ जो हर इकोनॉमी में इंटरनेशनल लेवल पर आप देखिए ऑल वर्ल्ड में जो ट्रेंड्स होता है वो रैपिड रेट से चेंज हो जाता है। आज किसी और का ट्रेंड है, कल कुछ और है, परसों कुछ और होगा और तरसों कुछ और होगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो है वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हम ऐड नहीं करते हैं। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इंटरनेट नहीं करते हैं, इसी वजह से हमारे एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट नहीं हो पाते, फैशन के अनुरूप चेंज नहीं करते हैं, लोगों की रुचि के अनुरूप हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं होता है, इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट की जो है इंक्रीज होने की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद विदेशी विनिमय में उतार चढ़ाव की समस्या, कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेड होता है जो पेमेंट जो किया जाता है वो फॉरेक्स में किया जाता है, फॉरेन कंट्री की करेंसी में किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कभी प्राइस हाई होता है तो कभी प्राइस लोअर होते हैं, कभी एक्सचेंज रेट फेवर में आती है तो कभी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट चल जाती है। जब फेवर में आती है तो हमें हाई जो है करेंसी मिलती है, और जब नेगेटिव होती है तो हमको हाई करेंसी पे करनी पड़ती है। तो ऐसे फ्लक्चुएशन की वजह से भी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि प्राइस क्या मिलेंगे उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, कि आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, हालांकि आज जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्राइस उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि प्राइस अगर और ज़्यादा हाई हो गए और मैं आज ही के मैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल जो लाएंगे वो हाई प्राइस वाला लाएंगे। वैश्विक मंदी, इंटरनेशनल क्राइसिस, ये सबसे रिसेंट टाइम की भी अगर आप देख लो, अभी कोरोना वायरस से सफरिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं ये चल रहा है, तो इसके जस्ट बाद या अभी से आप सोच लीजिए क्राइसिस की शुरुआत हो गई है। इतनी तेजी से मंदी आएगी कि लोगों के पास जो है वो कुछ भी परचेज करने के लिए मनी अवेलेबल नहीं होगी। तो जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो मनी की सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं होती है, अगर वो इंटरनेशनल क्राइसिस है तो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि जैसे आज रिसेंट टाइम पे आप देखना कुछ समय बाद कितना क्राइसिस आ जाता है, लोगों के पास मनी नहीं होगी, क्योंकि हम अभी तक किसी भी एक महीने से किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और जब तक हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक अर्निंग नहीं होती है। तो ऐसी वैश्विक मंदी के समय जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ना तो नेशनल प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है, ना इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना क्राइसिस के टाइम में एक अपने आप में ही समस्या जो है वो होती है। उसके बाद प्रचार प्रसार की समस्या, कि हमारे यहाँ जो है इतना विज्ञापन प्रचार और प्रसार पर हमारी गवर्नमेंट इतना प्रेशर नहीं करती, यहाँ के प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए कोई इंटरनेशनल लेवल पर इतना ज़्यादा हाई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं किया जाता ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की पहचान हो, ऐसा इंडिया में इम्पॉसिबल सा लगता और ना होता है। इस वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो टिपिकल ब्रांड जो है एटलीस्ट वही जाता है, उसी की डिमांड क्रिएट होती है, बाकी और प्रोडक्ट की और ग्रेडिंग की डिमांड की जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाती। तो प्रचार प्रसार की वजह से भी लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस कंट्री का है और कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या, की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है कि हमारी इंटरनल डिमांड जो है वो बहुत हाई टू हाई होती जा रही है। तो रैपिड रेट से जो पॉपुलेशन में इतना एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट जो हाई होती जा रही है, तो उससे जनसंख्या की मांग बढ़ती है वस्तुओं और सेवाओं की, और जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग की खपत यहीं हो जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है व्यापार के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट सरप्लस में नहीं बचेगा, तो यह समस्या हो जाती है। उसके बाद राज्य सरकारों के समन्वय की समस्या, कि केंद्र और राज्य में जो होती है गवर्नमेंट अलग अलग होने की वजह से भी जो पॉलिसीज अप्रूवल होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, और स्टेट अगर उसके साथ कोऑर्डिनेट कर करके नहीं चलता है तो भी इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करने में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो पाता है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, निर्यात व्यापार, उसकी ये समस्या है। अब एक कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि एटलीस्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, तो इन सजेशंस को थोड़ा सा गौर से देखना होगा, ये इनको अप्लाई करना होगा। जब तक हमारी गवर्नमेंट इनको अप्लाई नहीं करेगी तब तक इंडियन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाएगा और हमारा बीओपी का डेफिसिट एज इट इज़ रहेगा। कितने सालों से देख लीजिए कि हमारे इम्पोर्ट हाई हो रहे हैं और एक्सपोर्ट लोअर हो रहे हैं, और यही वजह है कि हमारा जो बीओपी का है वो डेफिसिट शो कर रहा है। तो सबसे पहले आंतरिक मांग पर अंकुश लगाना होगा, हमें हमारी इंटरनल डिमांड को जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक इंटरनल लेवल पर कंजम्पशन पर कंट्रोल नहीं लगाई जाएगी तब तक सरप्लस नहीं होगा। तो कंजम्पशन पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि खाओ पियो मत, खाइए बट थोड़ा सा यूटिलाइज्ड कर करके खाइए, उसका मिसयूज मत कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। तो जब तक ऐसा नहीं होगा, हम हमारा किसी भी तरीके का किसी भी मटेरियल को, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, जब तक हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या बेटर यूटिलाइजेशन करना नहीं सीखेंगे, उसको वेस्ट करना नहीं सीखेंगे, हमारी गवर्नमेंट हमारे इंटरनल डिमांड पर कंट्रोल नहीं लगाएगी, तब तक जो है वो सरप्लस प्रोडक्ट नहीं होगा और एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं होगा। या इंटरनल मांग का अर्थ ये भी देख लो, आपकी जनसंख्या को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो देश में एक्सपोर्ट को प्रमोट करना इम्पॉसिबल। अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है तो सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाता है। उसके बाद है प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि की। हम हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर करके नहीं चलेंगे, तब तक इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। अगर आप बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो तो आपका प्रोडक्ट अगर कॉस्टली भी होगा तो भी लोग उसको कंज्यूमर करेंगे। वो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के पास किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट जो क्रिएट हो गए। तो आप जब तक प्रॉपर बड़ी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ ट्रेड करते रहेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड लॉन्ग टाइम तक जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो हमें हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो फॉरेन कंट्री का जो प्रोडक्ट हमारे कंपैरिजन में आ रहा है उसके कंपैरिजन में हमें हमारी क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे शुगर ब्राज़ील की आ रही है तो हमें क्वालिटी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। चाइना से अगर कॉटन आ रहे हैं थ्रेड्स तो हमें हमारे कॉटन थ्रेड की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम जिस कंट्री के साथ कंपटीशन फेस कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में जब तक हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर नहीं होगा तब तक डिमांड हाई नहीं हो सकती है। उसके बाद कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, हमें हमारी लागतों में कमी करने का प्रयास करना चाहिए। अब लागत में कमी किस स्टाइल से कर सकते हैं कि या तो फिर जो एक्सपोर्टर जो इंडस्ट्री है एटलीस्ट उसको लोअर प्राइस लेवल पर रॉ मटेरियल अवेलेबल कराएं, या हम हमारी किसी भी प्रकार का अगर कोई रियायत सरकार नहीं दे रही है तो एटलीस्ट मैं मेरी इंडस्ट्री, मेरी फर्म का प्रॉपर सुपरवाइजर करूँ, प्रॉपर उसका जो यूटिलाइजेशन करूँ, वर्किंग हावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मिनिमम कैपिटल में हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है वो कर पाऊं। जब तक मैं मिनिमम कॉस्ट पे हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगी तब तक मेरी कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी। तो ये सब जो है एक्सपोर्टर को करना होगा कि वो अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करे, मूल्य स्तर पर नियंत्रण लगाए। जब तक प्राइस लेवल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी या प्राइस लेवल कंट्रोल नहीं होंगे तब तक एक्सपोर्ट को प्रमोट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट बाहर सेल होने के लिए जा रहा है, एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है, निर्यात के लिए जा रहा है, एटलीस्ट हम उसका प्राइस लेवल एक मेंटेन कर करके चले जो हमारे कंपटीटर का प्राइस है उसके साथ। उसके बाद विज्ञापन प्रचार प्रसार ये भी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इंडियन जो प्रोडक्ट होता है एटलीस्ट उसका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर उसका किसी स्टाइल का ऐड होना चाहिए कि लोगों को वहाँ भी पता चल सके कि भारत का इसमें स्पेशलाइजेशन है या वो इस प्रोडक्ट को जो है वो उसमें उसने स्पेशलाइजेशन ले रखा है या वो जो इसका एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। तो प्रचार प्रसार को बढ़ाना चाहिए तभी जा करके इसका डिमांड होगी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सर्वेक्षण करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे मार्केट का सुपरविजन करवाया जाना चाहिए जहां इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो और उन पर रिसर्च करने के बाद हमारे यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट को वहीं ले जा करके सेल करना चाहिए ताकि इजी गोइंग एक्सपोर्ट हो सके। उसके बाद उत्पादन में वृद्धि की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा एक्सेस में हो। हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए। जो रिसोर्सेज हमारे पास है एटलीस्ट उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर करके प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट पहले आ रहा था उसके कंपैरिजन में जब तक हम ज़्यादा आउटपुट उन्हीं रिसोर्सेज से नहीं निकालेंगे तब तक एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो हमें भाड़े में या करों में थोड़ी सी छूट या रियायत दे दे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एक्सपोर्टर इंडस्ट्री है या जो एक्सपोर्ट कर रहा है एटलीस्ट उस इंडस्ट्री को पर्टिकुलर
टैक्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दे। टैक्स में रिलैक्सेशन देगा तो वो इनकरेज होगा, मोटिवेट होगा, प्रमोट होगा और अपने आप ही जो है वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो जाएगा। या गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा फेयर में जो लगता है भाड़ा जहाज़ों का इनका, एटलीस्ट उसमें किसी स्टाइल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दे तो भी हो सकता है वो एक्सपोर्ट करने को प्रमोट हो। तो जब तक गवर्नमेंट किसी न किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं देती है, एक्सपोर्टर प्रमोट नहीं होता, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस स्टाइल की रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें। उसके बाद सस्ती व सुगम वित्तीय व्यवस्था, गवर्नमेंट को चाहिए कि फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सपोर्टर के पास कि उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ता है, कैपिटल गुड्स भी परचेज करना पड़ता है, प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, फिर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है और उसके बाद पेमेंट आने में फिर 2 या 3 महीने का डिले हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड होने से उसका जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस जो है वो ऑपरेट होती रहेगी। उसके बाद मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर, मैक्सिमम क्वांटिटी में फेयर और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इनसाइड द कंट्री भी ऐसे बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स पे जो है फेयर और ऑर्गेनाइजेशंस जो है फेयर और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और बाहर से जो बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं उन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुला करके उन फेयर और एग्जीबिशन को विजिट कराया जाना चाहिए ताकि इंडियन प्रोडक्ट की वो मांग वहाँ ले जा सके और वहाँ ले जा करके हमारे साथ इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट कर सके। उसके बाद विदेशी व्यापार समझौतों को प्रोत्साहन कि हमें भी कुछ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेने चाहिए जैसे बहुत से लोग करते हैं, बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होता है। तो उन ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा कि एटलीस्ट हम उनके साथ जो है वो कांटेक्ट करने के लिए एग्री रहेंगे, वो हमारे साथ कांटेक्ट करने के एग्री रहेंगे। तो ऐसे ट्रेड जो एग्रीमेंट जहाँ होते हैं वो गवर्नमेंट को साइन करने चाहिए। उसके बाद लाइसेंस में उदारीकरण कि जो एक्सपोर्टर कंटिन्यूस एक्सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको लाइसेंस जो है वो इजी गोइंग दे दे ताकि लाइसेंस के चक्कर में उसका एक्सपोर्ट जो है वो पोर्ट पर ही नहीं रह जाए या उसका प्रोडक्शन अपने गोडाउन में ही पड़ा नहीं रह जाए। तो लाइसेंस की प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर ये सारे एफर्ट्स यूज़ करती है तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो सकता है।